नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने झारखंड के कुंडहित में आयोजित परिवर्तन सभा में हिस्सा लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने मुख्यमंत्री धामी का स्वागत किया। भारी बारिश में भी हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लोग सुनने के लिए पहुंचे। तो वहीं प्रदेश सरकार ने अंत्योदय योजना को एक बार फिर बढ़ाने का फैसला लिया है। अब इस योजना को 2027 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाने हैं, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का यह कहना है कि अंत्योदय का दर्शन जनसंख्या के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय का ही था और उन्हीं के दर्शन को लेकर भाजपा अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का काम कर रही है। देखिए, अंत्योदय का दर्शन और अंतिम व्यक्ति तक, जो अंतिम पायदान में व्यक्ति खड़ा है, उस तक विकास पहुंचे, इस पर जनसंघ के संस्थापक, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने विचार किया था। उनके इस विचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तमाम सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, तमाम योजनाएं लेकर के आती हैं और जो अंत्योदय का जो विकास करना है उस पर हम काम कर रहे हैं। चाहे दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण हो, या दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर अच्छे पार्क बनाने हो, या दीनदयाल जी उपाध्याय जी के नाम पर अब जिस प्रकार से सरकार ने 3 सिलेंडर वाली योजना चलाई है, निश्चित रूप से ये गरीबों के लिए, अंत्योदय के लिए, जो अंतिम व्यक्ति पायदान में खड़ा है व्यक्ति, उस परिवार के लिए महत्वपूर्ण योजना ये होगी। इससे उन परिवारों को लाभ मिलेगा और हम उनको मुख्य धारा में ला सके, मुख्य धारा के साथ, समाज के साथ उनको जोड़ करके उनका योगदान ले सके। इस पर सरकार काम कर रही और ये योजना अपना महत्वपूर्ण योगदान इसमें निभाएगी। तो वहीं केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के लिए स्पेशल असेसमेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फंड के तहत 615 करोड़ में 335 करोड़ पहली किस्त जारी की जा चुकी है। वित्त सचिव ने सभी विभागों को हिदायत दी कि मार्च से पहले दूसरी किस्त आनी है, इसलिए सभी समय से पहले अपनी यूटिलिटी सर्टिफिकेट जमा कर दें। उत्तराखंड वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि उत्तराखंड राज्य को केंद्र से SAS फॉर स्टेट स्कीम के तहत जारी होने वाले 615 करोड़ रुपए में से 365 करोड़ रुपए की पहली किस्त राज्य सरकार को मिल गई है। यह फंड मार्च से पहले पूरा खत्म करना है, इसलिए सभी विभागों को यह निर्देश दिया गया है कि वो समय से पहले अपनी यूटिलिटी सर्टिफिकेट जमा कर दें और इस फंड का समय से सदुपयोग कर लिए। मुख्यतः जो है राज्य सरकार का, भारत सरकार का मुख्य फोकस हमेशा यही रहता है कि हम लोग कैपिटल की जो स्कीम्स है, जिसमें हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है और जिसमें हम लोगों को जो लोगों को फिजिकली सुख सुविधा जो देते हैं, जैसे बिजली है, पानी है, हम लोगों की इलेक्ट्रिसिटी है और बहुत सारी इस तरीके की जो अवस्थापना की सुविधाओं का विकास हम लोग कैपिटल के फंड से करते रहते हैं। और इसमें हमेशा काफी सारे प्रोजेक्ट्स लाइन अप रहते हैं और उसमें धनराशि को धनराशि के लिए आवश्यक प्राविधान करना ये मुख्यतः वित्त विभाग का काम रहता है और यही भारत सरकार का भी वित्त विभाग करता रहता है। विशेषकर हम लोगों को जब GST से हम लोगों का जो कॉम्पेंसेशन मिलता था, वो कॉम्पेंसेशन मिलना जब से बंद हुआ है, तब सभी राज्यों ने भारत सरकार से एक अनुरोध किया हुआ था कि चूंकि हम लोगों की फंडिंग एक तरीके से उस हिसाब से कम हुई है, क्योंकि हम लोग कंज्यूमिंग राज्य नहीं है, तो हम लोगों के लिए कुछ कॉम्पेंसेशन दे दिए जाए। तो भारत सरकार ने सभी राज्यों के लिए एक स्कीम बनाई है जो SSCI के नाम है, जो स्टेट के लिए स्पेशल असिस्टेंस दिया जाता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, SSCI कहते हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी पूरे देश में सदस्यता अभियान चला रही है। 3 सितंबर से प्रदेश में शुरू हुए सदस्यता अभियान के तहत अभी तक 12 लाख लोग बीजेपी की सदस्य बन चुके हैं। यह दावा भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने किया है। उन्होंने कहा कि बीते रोज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बड़े पैमाने पर नए सदस्य बने हैं। हर बूथ पर 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके तहत अभी तक पूरे अभियान में 12 लाख सदस्य बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। पार्टी उत्तराखंड प्रदेश ने कल तक लगभग 12 लाख की सदस्यता को अचीव किया है
25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था कि हम प्रत्येक बूथ पर जाकर 100 नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करेंगे। लगभग कल के विशेष अभियान के बाद भारतीय जनता पार्टी 12 लाख की सदस्यता को पार किया है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तराखंड में लक्ष्य तय किया है, हम उस लक्ष्य को पार कर लेंगे। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस अब एक ऐसा राजनीतिक दल बन गया है जो डेमोक्रेटिक सेटअप पर काम नहीं करता है। हमारी बहुत खुली सदस्यता है। भारतीय जनता पार्टी का कैडर अपने बूथों पर, अपने मंडलों में, अपने शक्ति केंद्रों में जाकर लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। समाज के सभी वर्गों में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को लेकर बहुत अधिक उत्साह है। अब भाई कांग्रेस के राजनीतिक दल के व्यवहार को और उसके चरित्र को हम देखेंगे, कांग्रेस ने कभी भी इस प्रकार के अभियानों को नहीं चलाने का काम किया है। इसलिए कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान पर कोई भी प्रश्न उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। वहीं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के प्रसादम में मिलावट होने के मामले के बाद उत्तराखंड सरकार भी अब अलर्ट मोड पर आ गई है, जिसे देखते हुए उत्तराखंड के धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने प्रसाद की पवित्रता का खास ध्यान रखने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रसाद की सामग्री की सैंपलिंग भी होगी। आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के अंदर जो प्रसाद के अंदर मिलावट हुई है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और हमने यहां से निर्देश दिए हैं कि कोई भी मिलावट की वस्तु जो है रसोई में ना पहुंच पाए और प्रसाद के अंदर कोई भी एडल्ट्रेशन ना हो। तो इसको रोकथाम के लिए हमने निर्देश दिए हैं और ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है, ये नहीं होना चाहिए और प्रसाद जो है पवित्रतम वस्तुओं से बनना चाहिए। इसलिए जिस भी सामग्री से प्रसाद बनता है उसमें कोई मिलावट ना हो, ऐसा हम सुनिश्चित कर रहे हैं। इसकी सैंपलिंग होगी और इसके साथ साथ जो आंध्र प्रदेश में जो जांच हो रही है उस रिपोर्ट की भी हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसका भी अध्ययन करके निश्चित रूप में हम आगे बढ़ेंगे। पर इस समय हमने अपने सचिव धर्मस्व को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जहां जहां भी भगवान का प्रसाद भोग बनता है वहां किसी प्रकार की मिलावट की वस्तु ना पहुंच पाए रसोई में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड महिला आयोग राज्य में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध को लेकर पुलिस के साथ मिलकर जन जागरूक कार्यक्रम चलाने को लेकर मंथन कर रही है। महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि राज्य के दूरस्थ क्षेत्र में जहां पर शिक्षा का अभाव है, खासकर वहां पर इस तरीके की घटनाएं ज्यादातर देखने को मिल रही हैं। इसलिए ऐसे जगहों पर पुलिस को ज्यादा अलर्ट मोड पर काम करने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल आयोग और पुलिस का तो आपस में समन्वय बना रहता है और हर केस में ज्यादातर मैं लगती हूँ कि मेरा खुद का डिस्कस होता रहता है पुलिस से। और बहुत सारे तो हमने जो आयोग के पास आते हैं उनका निस्तारण भी हम करवाते हैं। कई बार तो क्या होता है कि रात तक टेलीफोन आते हैं मुझे कि आज ये बेटी चली गई है, तो उसमें मैं संबंधित जो भी जिला होता है वहाँ के एसएसपी से बात करती हूँ और बहुत हम बेटियों को हम वापस लाए हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आज विभिन्न माध्यमों से बच्चे हमारे भटक जाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से और भी कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गाँव में चले जाते हैं और फेरी के रूप में जाते हैं, वो जाते हैं तो उनकी पहचान नहीं हो पाती है और हमारे जो पहाड़ की महिलाएं होती है भोली वाली होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने उसमें बहला फुसला के उन्हें ले जाते हैं। तो इसको कैसी रोकथाम है, इससे सरकार भी इसमें काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी बिल्कुल महिलाओं को लेकर बहुत संवेदनशील है और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग पूरी तरह से महिलाओं के साथ खड़ा है कि किस तरह से महिलाओं को सुरक्षित रखा जाए। अगली खबर देहरादून से है, जहां 30 सितंबर को यानी 30 सितंबर को उत्तराखंड महिला आयोग सुद्धोवाला जेल में एक कार्यशाला आयोजित करने जा रहे हैं। दरअसल कार्यशाला में महिला कैदियों से बातचीत की जाएगी। उत्तराखंड महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह बताया कि समय समय पर आयोग जेलों में निरीक्षण करता रहता है। हम
समय समय पर हम जेल में निरीक्षण भी करते हैं। जेल में महिला कैदियों के साथ हम 1-to-1 भी करते हैं, उनसे पूछते हैं उनका कैसे उनके व्यवस्था पूरी दिनचर्या होती है। इसी को लेके उनके स्वास्थ्य कैंप को लेके या उनका पोषण किस तरह आहार होता है, उस सब को लेके 30 तारीख को हम सुद्दोंवाला जेल में एक कार्यशाला करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर्स जा रहे हैं और विभिन्न माध्यम लोग उसमें जा रहे हैं। तो ये भी कि हम आयोग अपनी तरफ से लगा रहता है कि किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा, चाहे वो कैदी महिला हो चाहे वो आम वैसी महिला हो, तो सुरक्षा को लेके महिला हमेशा ही तैयार। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां राज्य के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने हल्द्वानी में आम जनता के साथ जन संवाद स्थापित किया। इस दौरान लोगों ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से डीजीपी को अवगत कराया। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए यानी संपर्क करते हुए, बातचीत करते हुए पुलिस महानिदेशक ने यह बताया कि साइबर क्राइम, गंभीर अपराधों में अंकुश और बढ़ते नशे की रोकथाम और यातायात को लेकर कई प्रकार के सुझाव मिले हैं, जिस पर पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई करेगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे गृह मंत्री जी भी हैं, वो भी लगातार पुलिस के मॉडर्नाइजेशन पर और पुलिस की मतलब पुलिस के संसाधनों को सुधार करने के लिए लगातार चिंता व्यक्त करते रहते हैं, लगातार अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो उसी क्रम में हम लोग एक बहुत वृहद योजना बना के पुलिस विभाग के हर पहलू में हम उसको सुदृढ़ करने के लिए क्रियाशील हैं। और जैसे अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने 65 करोड़ रुपए दिए हैं उत्तराखंड पुलिस के भवनों को सुधारने के लिए। अभी कुछ दिन पहले शासन में एक उच्च स्तरीय मीटिंग हुई थी, 25 करोड़ रुपए हमें जल्दी मिलने वाले हैं गाड़ियों की खरीद के लिए। तो इस तरह से चाहे वो गाड़ियां हों, चाहे वो भवन हो और चाहे टेक्नोलॉजी हो, पुलिस विभाग के हर क्षेत्र में हम लोग लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके आपको जो असर है, आपको मैं समझता हूँ अगले 6 महीने में आपको इसका असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक एक मामला बड़ा चर्चा में है 50 करोड़ रुपए का, क्या कोई शिकायत आपके पास भी आई, क्या कोई जांच? देखिए, अभी तक इस बारे में मेरे पास कोई, ना मेरे पास ना जनपद नैनीताल पुलिस के पास कोई लिखित में कोई शिकायत आई है। इसको लेके 3-4 दिन से जरूर मीडिया में अलग अलग जगह पे सोशल मीडिया में भी चर्चा हो रही है, लेकिन जब तक हम इसके बारे में, इस घटना के बारे में हमारे पास कोई ठोस शिकायत नहीं आती, तब तक हम इस बारे में कुछ नहीं। देखिए, जहां तक यूपी पुलिस की कार्रवाई है उसके बारे में मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा। हमारे जहां तक हमसे किसी ने कोई संपर्क नहीं किया इस बारे में और ना हमसे कोई मदद नहीं। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। डीजीपी अभिनव कुमार हल्द्वानी पहुंचे, जहां पर उन्होंने कोतवाली परिसर में स्थानीय लोगों के साथ जनसंवाद स्थापित किया। लेकिन उनके जनसंवाद कार्यक्रम में उस समय बवाल हुआ जब उत्तराखंड के लोक गायक दीपक सोयाल को पुलिस ने जनसंवाद कार्यक्रम में अंदर ही नहीं जाने दिया। अगली खबर देहरादून से है, जहां बेरोजगार युवाओं की विभिन्न मांगों को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राम कंडवाल के साथ अन्य सभी सदस्य 9 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे। अपनी मांग पर कोई ध्यान न दिए जाने के कारण हताश बेरोजगार संघ के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश सिंह और कुमाऊं मंडल संयोजक भूपेंद्र कोरंगा परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए। आपको बता दें कि पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी करने और अन्य मांगों को लेकर बेरोजगार संघ का 18 सितंबर से लगातार अनशन जारी है। नमस्कार साथियों, लगातार उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं की मांगों को लेकर के हम लोग, हमारे साथी बेरोजगार संघ के जो उपाध्यक्ष राम कंडवाल जी और 2 साथी 8 दिन से, आज 9वां दिन है, लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उसके बावजूद भी सरकार कोई भी सुनवाई हमारे पक्ष में नहीं कर रही है, जिससे परेशान होकर के, आक्रोशित होकर के हमारे पास सिर्फ एकमात्र चारा ये बचा हुआ है। और हम लोग अभी परेड ग्राउंड, देहरादून परेड ग्राउंड स्थित जो टंकी है, मैं और सुरेश भाई
हम दोनों, हमारे जो प्रवक्ता हैं बेरोजगार संघ के, हम दोनों इस टैंक पर चढ़ चुके हैं और हम इस धामी सरकार को ये कहना चाहते हैं, इस निरंकुश धामी सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हमारे इरादे बुलंद हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी मांगों पर आप मोहर लगाएं। अगर नहीं लगाते हैं तो आपको ये जो युवाओं को बार बार आप छलने और ठगने का काम कर रहे हैं, ये बहुत भारी पड़ने वाला है। तो खबर देहरादून से है, जहां निकाय चुनाव कराने में हो रही देरी के कारण कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि भाजपा निकाय चुनाव कराने से डर रही है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कांग्रेस का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा डर नहीं रही है, क्योंकि भाजपा ने राज्य में विकास का काम किया है। राज्य की जनता भाजपा के साथ खड़ी। डर तो उन्हें लगता है जो भ्रामक प्रचार करके राजनीति करते हैं। जब अमेरिका जाते हैं तो झूठा प्रचार कर अमेरिका में भारत को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। हम देश के सच्चे सिपाही हैं, इसलिए हम चुनाव से डरने वाले नहीं। कहा चुनाव के लिए भी मैंने बताया, चुनाव के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं डरती क्योंकि हमारे पास एक व्यापक समर्थन जनता का है। हमारे पास देवतुल्य कार्यकर्ता हैं। हमने विकास कार्य किया है, हमारी प्रदेश सरकार ने भी, मोदी सरकार ने भी। तो डरना किस बात से? डर तो उन्हें होगा ना जो भ्रामक प्रचार करके राजनीति करते हैं, झूठ के आधार पर राजनीति करते हैं। अमेरिका में जाए तो आप झूठ और भारत को बदनाम करने की बात करते हैं। बदनाम जो हमारे देश के अंदर आरक्षण के नाम पे, संविधान के नाम पे जिन्होंने झूठा प्रचार किया, डर तो उनको लगेगा। हमें किस बात का डर लगेगा? हम तो सच्चे साफ वाले लोग हैं, इसलिए हम डरने वाले नहीं हैं। प्रदेश अध्यक्ष का तो वहीं मसूरी में देर रात को हुई भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी के घंटाघर के पास राजमंडी में भारी भूस्खलन होने से एक मकान खतरे की जद में आ गया। भूस्खलन के बाद मलबा घर में जा घुसा। दूसरी ओर मसूरी खेतवाला जाने वाला रास्ता भी भूस्खलन की चपेट में आने से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे के अधिकारियों द्वारा जेसीबी से सड़क पर आए मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन रास्ता खुलने में समय लगेगा, क्योंकि जिस तरह से मलबा सड़क पर आया है उसको हटाने में समय लगेगा। अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में अगले 2-3 दिन बारिश का अलर्ट है। ऐसे में सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट किया कि पूरी तरीके से सावधानी बरतें। दरअसल पिछली रात से लगातार बारिश हो रही है और इससे बड़ा नुकसान भी हुआ है। 60 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं, जिन्हें अब खोलने का काम किया जा रहा है एक एक करके। कल बारिश ज़्यादा हुई है, कई जनपदों में हुई है और उससे हमारे बाकी नुकसान तो नहीं हुए हैं, बट लगभग हमारे 60 सड़कें बंद हुई हैं कल की बारिश से, जिसमें से कुछ सड़कों को खोला गया है और बाकी जो सड़कें नहीं खुली हैं उनको खोलने की कार्रवाई कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन में सभी सड़कों को खोल लेंगे। बाकी कोई ऐसे मेजर लॉस की सूचना नहीं। मेजर जो चारधाम यात्रा मार्ग है उस पर कहीं कोई व्यवधान? चारधाम यात्रा मार्ग पे कई जगह व्यवधान हुआ है। बद्रीनाथ जी के रास्ते में कई जगह रास्ता बंद है, अभी बंद चला रहा है, इसको खोलने की कार्रवाई की जा रही है। और बाकी रास्ते भी डैमेज हुए हैं, बंद हुए हैं, बट डैमेज जो है वो नॉमिनल है और आज हम उसको खोल लेंगे। एक इशू और है, जो जुडिशियरी को जो गाड़ियाँ दी गई थी सचल न्यायालय के नाम से, वो सर्किट हाउस में अभी खड़ी हैं 7-8 गाड़ियाँ, उनका एक यूज होने का एक कार्य योजना पर विचार हो रहा है, वो उसका क्या किया जाना है, कब तक? वो हमने हायर लेवल पे मामले को उठाया था और सबके संज्ञान में है। सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक हो रही थी, मैंने ही उस बिंदु को उठाया था कि वो गाड़ियाँ जहाँ पे यूज हो सकती हैं, जो डिपार्टमेंट ले सकते हैं बतावें, जो जनपद ले सकते हैं। अभी तक 2 जनपदों से डिमांड लिखित में आ गई है हमारे पास, चंपावत से और पौड़ी से, वो गाड़ियाँ दे रहे हैं। बाकी जनपदों से भी कहा गया है और दोबारा चिट्ठी भी जा रही है मेरी ओर से कि आप गाड़ी को ले लें और किस तरह से यूज करना है उसकी रणनीति बनावें, तो सभी जनपदों से कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड मानसून की विदाई से ठीक पहले मौसम बिगड़ गया है और तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश है। अभी भी मौसम विभाग ने 2 दिन हाई अलर्ट जारी किया है।
अभी कुछ देर पहले ही उत्तराखंड के आपदा विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने ये जानकारी देते हुए बताया कि तमाम जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने इलाकों पर नजर रखें, सावधानी बरतें और जहां जहां भी नुकसान हुआ है वहां की भरपाई के लिए तमाम कोशिश करें। इसके साथ ही करीब 46 सड़कें ऐसी हैं जो कि बंद हो गई हैं, जिनको खोलने का काम किया जा रहा है और यात्रा भी कहीं ना कहीं बाधित हुई है। अगर हम बद्रीनाथ की बात करें तो वहां पर भी रोड बंद हुई है, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए यात्रा को रोकना पड़ा। तमाम अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। अब 2 दिन बाद क्या हालात रहते हैं ये देखने वाली बात होगी। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां योग गुरु बाबा रामदेव के औरंगाबाद गांव में स्थित योग ग्राम के बाहर ग्रामीण गेट पर जाकर धरने पर बैठ गए। पिछले दिनों बाबा रामदेव के योग ग्राम की बस से औरंगाबाद गांव के एक युवक का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। ग्रामीण गुस्से में मृतक के शव को गेट के सामने रखकर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का यह आरोप है कि बाबा ने अपने रसूख के चलते ना तो एफआईआर दर्ज होने दी और ना ही मृतक परिवार को कोई मुआवजा दिया, जिससे गुस्साए ग्रामीण शव को लेकर योग ग्राम के गेट के बाहर बैठकर धरना दिया। अगली खबर रुड़की से है, जहां मंगलौर कोतवाली के आमखेड़ी गांव में हुए खूनी संघर्ष का वीडियो सामने आया है, जिसमें लाठी डंडे और धारदार हथियार खूब चल रहे थे। एक की मौके पर ही मौत हो गई थी और कई लोग घायल भी हुए थे। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस मामले में लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। तो खूनी संघर्ष का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है और आज के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ है। लाठी डंडों से मारपीट और फिर हत्या, और इसकी तस्वीरें और इसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं और इस मामले में गिरफ्तारी भी हो रही है। 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। लाठी डंडों से मारपीट और फिर हत्या। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से हाथ में लाठी लिए लोग एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है और लाठी डंडों से मारपीट हुई और इसके बाद फिर हत्या हो गई। 8 के खिलाफ इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया गया है। वहीं अगली खबर रामनगर से है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार गरीब और मासूम की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ जनपद के सीएमओ डॉक्टर हरीश पंत के निर्देश पर डिप्टी सीएमओ श्वेता भंडारी, ड्रग इंस्पेक्टर मीनाक्षी और स्वास्थ्य विभाग की गठित टीम ने रामनगर और पीरूमदारा क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के चलते कई झोलाछाप डॉक्टर अपने अपने क्लिनिक बंद करके मौके से फरार हो गए। ये निरंतर हमारा विभाग कोई भी अनधिकृत रूप से क्लिनिक जो चल रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने आज रामनगर और पीरूमदारा क्षेत्र में हम लोग आए हैं। रामनगर में लखनपुर चौकी के पास में डॉक्टर रावत क्लिनिक है, वो हम लोगों ने चालान की कार्रवाई करी है और बंद कराया है। उसके अलावा 2 डेंटल क्लिनिक है जिन पर चालान की कार्रवाई होकर बंद कराया गया उसी क्षेत्र में। उसके पश्चात हम यहाँ पे पीरूमदारा में आए हैं, जहाँ यहाँ पर हरिशंकर सरकार बंगाली क्लिनिक है। यहाँ पे सूचना मिल रही थी कि अनधिकृत रूप से एलोपैथिक प्रैक्टिस और इलाज किया जा रहा है और पूर्ववत में भी इसकी ऐसी सूचनाएं मिली है। तो उसी क्रम में हम लोग यहाँ पर आए हैं बंगाली क्लिनिक पे और यहाँ पे इनकी सभी मेडिसिन और सभी कागजात देखे जा रहे हैं और इसके विरुद्ध भी चालान की कार्रवाई करके इनको बंद करने के लिए कहा गया है।
तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।